नमस्कार दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी साइंस दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट ये है छठी क्लास छठी का, ये है एनसीईआरटी साइंस और चैप्टर पहला है भोजन के घटक। दोस्तों ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसी नहीं कोई एक एग्ज़ाम के लिए। मान लीजिए कि समय बीपीएससी को मान लीजिए, बीपीएससी में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीपीसीएस में, यूपीपीएससी में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन इसमें भी पूछा जाता है। अब कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए ना, मान लीजिए आपको आरओ में भी, आरओ में भी 20 से 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा ही जाता है। अब बार बार आप लोगों को साइंस परेशान करती है, तो इसका एक ही हल है कि एक बार अच्छे से साइंस को आप लोग पढ़िए, जुड़िए मेरे साथ, पढ़ते हैं। आपको साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तीनों एनसीईआरटी हर चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा आपको, तो अच्छे से आप लोग पढ़िए। रिजल्ट होगा दोस्तों, ऐसी नहीं कि रिजल्ट नहीं होगा। एक बार आप लोग मेहनत कर लीजिए। देखिए बार बार गिरने से बेहतर है कि एक बार अच्छे से मेहनत कर लीजिए। मैं तो यही कहता हूँ, थोड़ा मेरा भी बात आप लोग सुना कीजिए और जुड़िए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए कि अधिक से अधिक लोग साथ जुड़िए आप लोग। अभी 70 बीपीएससी में टाइम है, बिल्कुल अभी एनसीईआरटी आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए अति यूपीपीसीएस का भी टाइम बढ़ा दिया है, तो पढ़ सकते हैं। आरओ का भी अभी डेट एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, बीएसएससी भी है, यूपी पुलिस है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, सभी में आपको एक के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग देखिए भोजन के घटक पहला चैप्टर, इसी देखिए पिछली कक्षा हमने इन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिनमें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न विभिन्न व्यंजनों के बारे में बताया था। देखिए दोस्तों, भारत एक डाइवर्सिटी देश है, अनेकताओं में विविधता है, मतलब अनेकताओं से भरा हुआ देश है दोस्तों। हर जगह अलग अलग, वहाँ पे क्या कह रहा है कि हर जगह अपना अपना एक कल्चर है जहाँ अलग अलग भोजन मिलती है। जैसे देखिए बिहार में लोग दाल चावल खाना पसंद करते हैं, लिट्टी चोखा वहाँ का फेमस है। जैसे बंगाल में देखिए चावल ज़्यादा लोग खाते हैं, मछली खाते हैं। वहीं आप यूपी में देख लीजिए, वहाँ के लोग रोटी ज़्यादा खाते हैं। इसी तरीक़ा से सबका अपना एक ट्रेडिशनल भोजन है, जितने भी राज्य मान लीजिए। जैसे आप देख लीजिए कि आप पंजाब चले जाइए तो वहाँ के साग खाते हैं, दूध खाते हैं ज़्यादा, बाजरा की रोटी खाते हैं। जैसे राजस्थान में, तो हर जगह, गुजरात में देखिए ढोकला वोकला उधर खूब चलता है। तो हर जगह अपना अपना एक ट्रेडिशनल भोजन है, तो वही कह रहा है। तो इस प्रकार से भोजन में चपाती, दाल, बैगन भरता आदि हो सकता है, चावल, सांभर तथा ये फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ा आपको यही सब देखने को मिलेगा, इसलिए आप इरिटेट होकर भागिएगा नहीं। अभी एनसीईआरटी है तो आपको एनसीईआरटी जैसा पढ़ाया जाएगा, इसमें तो कुछ ज़्यादा आपको इंटरेस्ट वो नहीं मिलेगा, तो आपको थोड़ा वो करके पढ़ना होगा। भिंडी हो सकती है अन्य भोजन में भी, जैसे अपम, मछली, सब्जियां हो सकती है, देख रहे हैं आप चित्र में। देखिए दाल या मांस का कोई भी व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है इसमें, जैसे दही, मट्ठा, अचार इत्यादि कुछ भी हो सकता है दोस्तों इसमें। तो यही सब इसमें दिया हुआ है। तो अब आगे देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। तो जैसे देख लीजिए, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। जैसे दूसरे खाद्य पदार्थ में हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों से मिलता है। जैसे देख लीजिए आप दोस्तों, पंजाब में मक्की की रोटी, दाल, राजमा, सरसों का साग, दही, घी, ये सब फेमस है, उदाहरण है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में जैसे चावल वहाँ बहुत उगाए जाते हैं, चावल, अरहर की दाल तथा रसम, चारू, कुदरू, मट्ठा, घी, अचार इत्यादि मतलब खाया जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में आप देख लीजिएगा कि अलग अलग भोजन खाया जाता है। जैसे आप तमिलनाडु या केरल में देख लीजिए, जैसे इसमें केरल भर दीजिए, केरल में आप देख लीजिए कि अन्य व्यंजन क्या क्या होता है इडली या डोसा उधर चलता है। उधर मछली अगर मान लीजिए कि चलता होगा, सब्जी में भी कुछ चलता होगा, अन्य व्यंजन में भी कुछ चलता होगा, तो इसी प्रकार से चलता है दोस्तों। तो आप देख लीजिए आगे, जंतुओं में मिलते हैं। कच्ची सामग्री के घटक
क्या होते हैं? कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट है। हमारे भोजन में ये सब आप नोट डाउन कर वाले आप याद रखिएगा इसको। क्या है मुख्य पोषक तत्व क्या है, इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है और खनिज लवण है। इसको हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में भी रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या एक से अधिक उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों के सारणी 1.2 में देखते हैं। देख लीजिए, इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन की, एक कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी और परखनली एवं एक ड्रॉप की आवश्यकता होगी। देख लीजिए परीक्षण, देख लीजिए कैसे परीक्षण किया जा रहा है। मंड के लिए परीक्षण है ये, तो देख लीजिए आप। देखिए कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है और कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। देखिए आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टीचर आयोडीन में मिला देते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन 100 विलयन जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। एग्जाम्पल के साथ समझाया है, इसलिए आपको लोगों को दिक्कत नहीं होगी। 100 मिलीमीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अवशिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। देख लीजिए मंड का परीक्षण कर रहे हैं। मंड के परीक्षण के लिए क्या होनी चाहिए? तो परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंद डालिए और खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? नीला या काला हो गया है। यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। मंड की क्या दर्शाता है? उपस्थिति दर्शाता है। इस परीक्षण को अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि मंड है अपने लिखिए। प्रोटीन के लिए परीक्षण देख लीजिए, सबका अलग अलग परीक्षण किया जाता है। देखिए प्रोटीन के परीक्षण में किसी भी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है वह ठोस है तो उसका पेस्ट बना लीजिए। मान लीजिए कोई खाद्य पदार्थ है तो अगर वो ठोस है तो उसका पेस्ट बना लीजिए, अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल को उनके चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। अब ड्रॉप की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालिए। उसमें क्या डालना है? कॉपर सल्फेट विलयन तथा 10 बूंदे कास्टिक सोडा का। अब विलयन के हिलाइए। 2 मिनट में परख देख लीजिए देख लीजिए आप। बैगनी रंग का हो गया है। अगर बैगनी रंग का हो गया है और बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन को उपस्थिति को दर्शाता है। दोस्तों आप याद रखिएगा कि किसी भी खाद्य पदार्थ कोई अगर प्रोटीन है तो वह क्या दर्शाएगा? बैगनी रंग को दर्शाएगा, याद रखिएगा। अगर उसमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट के अगर 2 बूंद डालते हैं आप किसी भी खाद्य पदार्थ में तो वह बैगनी रंग का अगर हो गया तो वो उसमें प्रोटीन दर्शाता है। इससे समझ जाइएगा क्या कुछ खाद्य पदार्थ में प्रोटीन है। तो कितने इजीली तरीके से समझाया गया है कि कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकता है। इसलिए तो पढ़ा ही जाता है कि एनसीईआरटी इसलिए पढ़िए आप लोग कि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वसा के लिए परीक्षण देख लीजिए आप। जिस प्रकार से प्रोटीन के लिए परीक्षण था उसी प्रकार से वसा के लिए परीक्षण देख लीजिए। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ध्यान रखें खाद्य पदार्थ में उपस्थित पोषक। देखिए कच्चा आलू में मंड है, प्रोटीन
नहीं है, वसा उपस्थित नहीं है। तो कुछ कुछ को एग्जाम्पल में दिया है, जैसे तो देखिए मूंगफली हो गया, पका हुआ चावल हो गया, पका हुआ चावल हो गया, सूखा नारियल हो गया, बिना पकी हुई अरहर की दाल हो गई। तो ये सब का एग्जाम, उबला हुआ अंडा, सफ़ेद भाग में क्या होता है, अंडा में प्रोटीन पाया जाता है, सफ़ेद भाग में क्या होता है, तो सबका परीक्षण करने के लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यही होती है एनसीईआरटी पढ़ने का, यही फ़ायदा है कि आपको देख रहे हैं। देखिए प्रोटीन के लिए परीक्षण कर रहे हैं, इसमें देखिए कॉपर सल्फेट का और कास्टिक सोडा का 2 बूंद परख नली में डाल रहा है, देख रहा है। ये अगर वो बैगनी रंग का हो गया, देख रहे हैं बैगनी रंग का हो जा रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे आप, इसको आप गौर से देखिए, देखिए बैगनी रंग का हो गया है, ये बैगनी रंग का हो गया है ना। देखिए इसका शर्ट का जो कलर है वैसी हो गया है। तो अगर बैगनी रंग का हो गया तो समझिए कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है, उस पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है, उस पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। कागज फट न जाए, अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए कि इस तेल के धब्बे हैं, कागज को किसी प्रकाश के सामने लाया, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। दोस्तों क्या कहना चाह रहा है कि वसा का परीक्षण अगर आप कीजिएगा, तो मान लीजिए कि कोई कागज़ है, आप यहाँ नहीं चलेगा, सॉरी दोस्तों, तो ये मान लीजिए कि ये पेपर है, कागज़, ठीक, इस पर अगर आप तेल लगा दीजिएगा ना तो धब्बा धब्बा सब बन जाता है, आप देखिएगा ना तो भींग जाता है कागज़, तेला तेला धब्बा धब्बा सब बन जाता है। तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ उसमें देखिए तेल धब्बे के कागज़ में किसी भी प्रकार से हम लाए, क्या धब्बे से होकर आने वाली धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज़ पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की पहचान कराता है। दोस्तों क्या पहचान कराएगा, वसा की पहचान कराएगा। अगर कागज़ में धब्बे धब्बे जैसे बन जाएगी, अब देखते होइएगा कि कोई भी चीज़ जो छाना तला हुआ रहता है कागज़ में देता है ना, कागज़ धीरे धीरे आपको लगेगा कि भींगता चला जा रहा है, क्या रहता है, जितनी तेल है ना वो कागज़ सोख लेता है, उसके बाद उसमें धब्बा धब्बा सा बन जाता है, दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है, कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज़ पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि वह खाद्य पदार्थ वसा उपस्थित नहीं है। अगर कोई पेपर पे तेल का धब्बा बिल्कुल नहीं रहेगा तो समझिए कि उसमें वसा का उपस्थिति बिल्कुल नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड इन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? जी होते हैं, बिल्कुल होता है। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो? लगभग सभी खाद्य पदार्थ में कुछ न कुछ पोषक तत्व उपस्थित होते ही हैं। हमने इन 3 पोषकों को, जैसे कार्बोहाइड्रेट देख लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया था, जिसमें विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषकों भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है? देखिए विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बच्चे या कोई किसी व्यक्ति को अगर शरीर को वृद्धि के लिए क्या किसकी ज़रूरत होती है? प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर किसी की शरीर में प्रोटीन सही मात्रा में उपस्थित नहीं तो उसकी वृद्धि अगर रुक जाता है, वृद्धि अगर रुक जाता है उसका। देखिए कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन बहुत बार ऊर्जा प्रदान करने का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, वसा से लेकिन वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो समझ गए आप लोग? तो देखिए कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत देख लीजिए आप। इसलिए
इतनी अच्छे से चित्र में बना के दिया हुआ है, देख रहे हैं, कि आपको इजीली एकदम याद कर सकते हैं इसको। देख रहे हैं, शकरकंदी देख रहे हैं, शकरकंदी है ये, आलू है ये, गन्ना देख रहे हैं, आलू गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है। पपीता, इतने चीज़ कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत है। तो आप देख लीजिए, वसा के स्रोत देख लीजिए, इसमें हो जाएगा मूंगफली, तिल, गिर का तेल, ये सब जैसे वसा इसमें भी पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है। इसके बाद ये बादाम जो होते हैं खाने वाला, उसमें भी पाया जाता है। नारियल का तेल, सूरजमुखी का, सरसों का तेल, सोयाबीन का, देख लीजिए ये सब एग्जाम्पल में, ये सब में वसा पाया जाता है। अब देख लीजिए वसा के कुछ प्रमुख स्रोत, तो दिखा दिया आपको। मछली में भी पाया जाता है, मांस में भी, अंडे में भी, देख रहे हैं, घी, दूध, मक्खन, क्रीम, प्रोटीन के कुछ स्रोत देख लीजिए। चना में प्रोटीन पाया जाता है, तो देख लीजिए प्रोटीन, चना, मूंगफली, तुअर की दाल, राजमा, सोयाबीन, मटर, इसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन में आपको प्रोटीन पाया जाता है। तो देख लीजिए आप लोग प्रोटीन के कुछ स्रोत। उसके बाद मांस आ जाइए, मांस, मछली, मांस और मछली, पनीर, इसमें प्रोटीन होता है, अंडा, तो इस सब में प्रोटीन पाया जाता है। विटामिन ए बी का स्रोत कुछ देख लीजिए आप लोग। विटामिन ए का कुछ स्रोत देख लीजिए। विटामिन ए पपीता में पाया जाता है, गाजर में और आम में। तो विटामिन ए किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, तो आँख के लिए। देख लीजिए मछली के तेल में भी विटामिन ए पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, तो आँख के लिए ये फ़ायदेमंद होता है। और विटामिन बी के स्रोत, कुछ स्रोत को देख लीजिए आप लोग। ये विटामिन ए का स्रोत था, और विटामिन बी के स्रोत गेहूँ में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, और चावल में विटामिन बी हो जाता है। आप सुने ना कि बेरी रोग किसके कारण होता है, विटामिन बी के कमी के कारण होता है। विटामिन बी के अगर आपको कमी होगी तो कौन सी रोग हो जाती है, बेरी रोग विटामिन बी की कमी से हो जाता है। तो आप देख लीजिए विटामिन सी के कुछ स्रोत, तो अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। बहुत अच्छा है, खाना ही चाहिए सब लोगों को। तो आप देख रहे हैं संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू और आंवला में पाया जाता है। दोस्तों विटामिन डी के मुख्य स्रोत देख लीजिए, तो मछली, अंडे, दूध, मक्खन, ये सब में, यकृत, ये सब में पाया जाता है। और विटामिन डी सूरज के प्रकाश में भी से भी हम लोग को मिलता है। जैसे आप धूप में गए तो वहाँ से भी हम लोग विटामिन डी प्राप्त कर लेते हैं। तो देख लीजिए प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को, देख लीजिए प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। अब दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए, आप देखे होंगे जो बच्चे जन्म लेते हैं, कोई 2 4 6 महीने के, चाहे साल भर के, उसको पेट उग जाता है। देखते हैं पेट आगे निकल जाता है बाहर, क्यों निकल जाता है, तो देखते पेट निकल जाता है, क्यों निकल जाता है, क्योंकि उसकी प्रोटीन, विटामिन, उसकी जो जितनी मिलनी चाहिए ना, उसको नहीं मिल पाता। नहीं मिलने के कारण वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। कुपोषण शिकार होने के कारण उसको देखिएगा कि पेट आगे की तरह निकल जाता है। तो वही कारण है। देखते हैं सरकार जो चलाती है आंगनबाड़ी केंद्र, चाहे जितनी योजनाएं चलाती है, जो गर्भवती माताएं के लिए अंडे देती है, फल देते हैं, किस लिए देते हैं, कि स्वस्थ बच्चे हो। जो बच्चे जन्म लेते हैं उसके लिए भी कुछ पैसे देते हैं, कुछ योजनाएं चलाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र चलाती हैं जो उसको कुछ अच्छे पोषक तत्व। इसलिए देखते हैं जितनी मतलब एज के हिसाब से उसकी हाइट होनी चाहिए, उतनी वेट होनी चाहिए, इतनी कैलोरी उसको मिलनी चाहिए, इतनी कैलोरी मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाता है क्योंकि उसको अच्छे भोजन ही नहीं मिल पाते। तो प्रोटीन के काम देख लिया आप लोग। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन की कमी हुई, वृद्धि रुक जाएगी।
ये गांव में अभी अगर आप गांव से जो आदमी है आप देखते ही होंगे, शहर में देखने को नहीं मिलेगा जल्दी ज़्यादा, लेकिन गांव में आप देखिएगा तो अक्सर आपको हर घर देखने को मिल जाएगा कि बच्चे कोई ऐसी स्थिति है तो आपको पता चलेगा ये कुपोषण का शिकार हो गया। क्यों हो गया? ना उसको दूध मिला, ना प्रोटीन खाने के लिए कुछ मिला, ना अंडे मिले, कुछ ऐसी चीज़ मिलता ही नहीं है वहाँ, क्योंकि अभी भी गरीबी उस स्तर पे है कि आदमी लोग दाल चावल सब्जी खा के ही ज़िंदगी बिता रहे हैं। तो देखिए, प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो होते हैं रोगों को रक्षा करते हैं। जैसे विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत और मसूड़ों के रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ को विटामिन ए, जैसे कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से आप जान सकते हैं। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों की स्वस्थ रखता है। विटामिन ए क्या रखता है? हमारी त्वचा और आँखों की स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दंतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन देख सकते हैं। तो समझ गए विटामिन के कितने फायदे हैं। देख लीजिए, आयोडीन के कुछ स्रोत हैं। पालक यहाँ से मिल जाएंगे आपको, अदरक से मिल जाएंगे। फास्फोरस के कुछ प्रमुख स्रोत देख रहे हैं, दूध, चावल, मिर्ची, केला, गेहूँ यहाँ से मिल जाएंगे। लोहा, पालक के साग, यकृत, सेब देख लीजिए आप। कैल्शियम के कुछ स्रोत आपको देख लीजिए, दूध, अंडे, इसमें कैल्शियम है। तो देख लीजिए, हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश उपस्थिति से विटामिन डी भी बनता है हमारे शरीर में, और दोनों दिनों कई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, उससे लोगों को इसकी कमी हो जाती है। देखिए, हमारे शरीर को खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, और शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता है। विभिन्न खनिज लवणों का कुछ स्रोत हैं, चित्र में दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं। आपने भी सारणी 1-2 में प्रक्षेपण को लिखते समय इस बात को अवश्य देखा होगा कि किसी भी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। हाँ जी दोस्तों, चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर के आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियाँ और रुक्षांश हमारे शरीर को कई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। देख लीजिए, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित कर लेता है। जल जो है ना, देख लीजिए, जल जो होता है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। अब देख लीजिए दोस्तों, अब जल पीते हैं उसी से हमको जल की प्राप्ति नहीं होती है शरीर को। जैसे आप खाना खाए, दाल चावल खा लिए, आप रोटी खा लिए, साग खा लिए, आप मान लीजिए कि दूध खा लिए, इससे भी तो हमको हमारे शरीर को जल की पूर्ति हो जाती है। तो विभिन्न जितने भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं सबसे हमारे शरीर को जल की पूर्ति होती है। अगर उसके बाद हम लोग पानी के रूप में भी पीते हैं। जैसे देख लीजिए, जल, दूध, चाय आदि अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें पानी के उपयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। बिल्कुल करता है।
एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले ले, इसे छोटे छोटे काट ले। क्या क्या ऐसा करते समय आप हाथ गीले होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। जब आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा, छीला या मसला जाता है तो ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जो पानी की मात्रा नहीं होती है? लगभग में होती है। जैसे दोस्तों देखिए, लौकी, टमाटर, गाजर, मूली, साग, किसी भी फल को ले लीजिए, उसमें आपको पानी की मात्रा देखने को मिल जाएगा। आपको संतुलित आहार देख लीजिए। सामान्यतः पूरे दिन में कुछ भी खाते हैं उसे आहार कहते हैं, उसे संतुलित आहार नहीं कहते दोस्तों। कुछ भी आप खाएं उसको आप आहार में गिनती कीजिएगा। आहार और संतुलित आहार में अंतर होता है दोस्तों, डिफरेंस होता है। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही आवश्यकता से कम होनी चाहिए। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, जल भी होना चाहिए। इसी प्रकार से आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो समझ गए, आहार एक अलग चीज़ है, जो आप कुछ भी खा ले तो आहार में आ जाता है। लेकिन संतुलित आहार के लिए हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आहार सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में होनी चाहिए, तब आपको संतुलित आहार कह सकते हैं उसको। क्या आप सोच सकते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? हाँ जी दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को दोस्तों अलग अलग आहार की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई व्यक्ति काम करने वाला है, मतलब कठिन परिश्रम कर रहा है वो, तो उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है। लेकिन आप कम मेहनत कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो आपको कम कैलोरी की ज़रूरत है, कम भी खाइएगा, कैलोरी लीजिएगा तो चलेगा। लेकिन जो व्यक्ति कड़ी मेहनत कर रहा है, मान लीजिए कि वो 12-12 घंटे वर्क कर रहा है, वो भी मेहनत की काम कर रहा है, तो उसको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है। तो सब में डिफरेंस है। ये नहीं कि हर व्यक्ति को एक ही जैसी संतुलित आहार की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है। सबको अलग अलग संतुलित आहार की ज़रूरत है और सबको अलग अलग कैलोरी की ज़रूरत है। वो कार्य पे निर्भर करता है कि आप कैसा कार्य करते हैं। मान लीजिए कि आप बैठ के भर दिन बिता रहे हैं, चाहे स्टडी कर रहे हैं, तो आपको उतनी कैलोरी की ज़रूरत नहीं है। वहीं पे जो लोग मेहनत कर रहे हैं उसकी ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत होती है। तो देखिए, एक सप्ताह की अवधि में आप यह भी खाते होंगे, उसका चार्ट तैयार कीजिए। ठीक है, देखिए जैसे दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज और मूंग व चना, किण्वित भोजन आदि भोजन जैसे इडली, आटे मिश्रण, मिक्सी रोटी, थेपला, अनाज व दाल से बना केला, पालक, सत्तू, गुड़ इत्यादि इसी प्रकार के भोजन को पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उसे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, आप ये जानते होंगे कि किसी भी चावल को जैसे ज़्यादा धो दीजिएगा उसका प्रोटीन खत्म। जैसे कोई भी सब्जी को आप छील दीजिएगा, छिलका खत्म। देखिए पहले क्या करिए कि जंतु भोजन की अभी कहते, देखिए पोषक नष्ट ना हो। तो मान लीजिए कि कोई आलू है, इसको छिलका हटा दीजिएगा, तो मेन तो इसका पोषक तत्व आप हटा दिए। जैसे खीरा का आप छील दिए, हटा दिए, पोषक तत्व हटा दिए। जैसे उसको आप छील के धो दिए तो हटा दिए, तो नहीं धोना चाहिए। अब जैसे सेब है, आप सेब को आप छील के खाइएगा तो क्या सेब खा रहे हैं आप बताइए। जैसे आप संतरा है, लेकिन संतरा को तो छील के खाना ही पड़ेगा। तो जो चीज़ आपको बिना छीले हुए भी खा सकते हैं, उसको बिल्कुल आप लोग भी अपने रूटीन में शामिल कीजिए कि उसको जब खाते हैं तो बिना छीले हुए खाइए। जैसे मूली है, उसको क्या ज़रूरत है छीलने की, ऐसे भी आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं आप उसको। ऐसे नहीं कि बिना छीले हुए नहीं खा सकते आप। फैशन की दुनिया में तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो दिखावा नहीं करना है, उसको ऐसे ही खाना है जो आपके शरीर के लिए अच्छा होगा। देखिए पोषक तत्व नष्ट न हो। आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। जैसे चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन कुछ नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। हम जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है।
स्वाभाविक सी बात है, कोई भी भोजन को पकाते हैं उसमें बनता है, लेकिन उसे पचाने में आसानी होती है और इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि होती है। हाँ जी दोस्तों, कोई भी चीज़ भोजन आप पकाते हैं ना तो उसका कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, लेकिन भोजन को बिना पकाए हुए खा भी नहीं सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा भी पका देते हैं ना तो उसके पकाने से तो नष्ट होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा भी पकाते तो उसे भी नष्ट होता है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन का लवणों की हानि हो जाती है। सही बात है। जैसे आप देखिए चावल बनाते हैं, अब चावल बनाते हैं, मार जानते हैं ना आप लोग, अब मार को फेंक दीजिए, अब क्या चावल खाइएगा, मार तो बिगा गया, जितना प्रोटीन था उसमें तो निकल के फेंक दिए हम लोग। बस वो चावल आप खा रहे हैं बस पेट भरने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। तो उसको उसी में सुखाना चाहिए, उतना ही पानी डालिए। अगर डेगची में भी बनाते हैं या तसला में बनाते हैं तो उतना ही पानी डालिए जितना कि उसमें बराबर हो जाए, बन जाए, ये नहीं कि फेंकना पड़े आपको। तो पकाने में विटामिन सी नष्ट आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बन सकता है कि पकाने से, किसी भोजन को पकाने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, तो विटामिन सी नष्ट हो जाती है, याद रखिएगा। यही सब तो क्वेश्चन आता है। अब एनसीईआरटी से ऐसी डायरेक्ट आपको उठा के यहाँ से पूछ देगा कि खाना पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाती है, तो पूछ देगा कि कोई सब्जी पका रहा है उसमें कौन सी पकाने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाएगी, विटामिन ए बी सी डी, तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगी। तो आपको याद रखना है। तो ऐसी एनसीईआरटी सब क्वेश्चन उठा के देख रहे हैं। 70 बीपीएससी का जो बदलती पैटर्न है, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब सीधा क्वेश्चन आने वाला नहीं है, आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा बढ़िया से। इसलिए एनसीईआरटी का बैच लाया आपको अभी साइंस पढ़ाया जा रहा है, साथ में आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी तीनों अभी कंप्लीट कराया जाएगा। टाइम मिलने पे आपको जो भी सब पॉलिटी रहेगा और जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट मेजर है, इंपॉर्टेंट है, उसको अभी पढ़ाया जाएगा। तो क्या उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और सब्जी को सम्मिलित करें? बूचों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। यह कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा? ऐसा नहीं होता है। अतः इसने तली हुई चीज़ों को समोसा देख लीजिए, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया है, इसके अलावा कुछ नहीं खाया। तो देखिए, क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था कि निसंदेह नहीं करता इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनती है। आजकल देखते हैं बस वहीं इसी के कारण तो, अगर आप लोग तेल खाते हैं वसा, तो इसी के कारण तो हार्ट अटैक देखते हैं 30 35 40 साल के में दिल का दौरा, हार्ट अटैक। क्या कारण है? यही कारण है, लेकिन मानता कौन है? अगर आप समोसा खाते हैं, छोला भटूरा खाते हैं, आप देखते हैं उसमें कितनी, कम से कम वो 1 लाख बार तेल गर्म होता है। एक तेल 1 लाख बार गर्म होता है दोस्तों। आप इससे जान सकते हैं कि आप उस तेल इतनी काला रहता है कि आप देखने के बाद खा नहीं पाइएगा तेल। अगर उसमें 10 लीटर तेल डाल दिया है, 10 kg मान लीजिए, और उसमें डाल दिया और 10 दिन 15 दिन तक बनते रहते, जब तक वो तेल ख़त्म ना हो जाए। उसमें कुछ तेल बचा ही रहता था, फिर उसमें मान लीजिए 5 लीटर और डाल दिया, फिर उसको गर्म किया, फिर 1 सप्ताह तक चला रहा है, तो सोचिए कितनी बार वो गर्म होता है। तेल में कुछ रह नहीं जाता है, बीमारी के घर के अलावा कुछ है नहीं। इसलिए बाहर के खाना से बचें, उसके बदले कुछ आप ऐसी उबाला हुआ चीज़ खाएं, चना उना खाएं। देखिए, अभावजन्य रोग, ठीक है। तो एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उस जैसे जिस चीज़ की कमी हुई उसका शिकार हो जाते हैं, अभाव से ग्रसित हो जाता है और अत्यधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग और विकृति उत्पन्न कर सकता है। ये रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन रोग कहते हैं। तो अभावजन रोग समझ के आप, जैसे मान लीजिए विटामिन ए की कमी आपको बहुत लंबे दिनों तक है आपके शरीर में, आँख दिखना कम हो जाएगा, आँख की समस्या आ जाएगी, तो उसे अभावजन रोग कहते हैं। समझ गए समझ गए आप लोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन,
नहीं ले रहा है तो उससे रोग हो सकता है, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध हो जाना। आपकी जो वृद्धि होगी, प्रोटीन आपके शरीर में नहीं जा रहा था, वृद्धि आपके शरीर की जो वृद्धि होगी अवरुद्ध हो जाएगी। बाल सूजन, रंग का उड़ना, त्वचा में बीमारी और पेचिश आदि का दिखने लगेगा। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा 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 व्यक्ति कुछ दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुबला हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। समझ गए? तो आगे देख लीजिए आप। आगे इधर ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देख लीजिए आगे यही है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में होने वाले कुछ रोग हैं। तो देख लीजिए विटामिन ए के कारण कौन सा होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता। देखिए इसमें क्या होता है? कमजोर दृष्टि, अंधेरापन, रात में कम दिखना देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 के कारण बेरी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? दुर्बल पेशी और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है। विटामिन C, स्कर्वी रोग हो जाता है, इसके कारण मसूड़ों में खून आने लगता है। देखते हैं आप अपने गांव घर में आप देखे होइएगा, चाहे अपने दादी, मामी, चाची, किसी को भी देखने होगा, माताएं को, किसी को भी दांत से खून निकलने लगता है। उसको क्यों निकलने लगता है? स्कर्वी हो जाता है, विटामिन C की कमी हो जाती है। उसको आंवला खिलाइए, उसको नींबू दीजिए, संतरा खिलाइए। स्कर्वी हो जाता है, मसूड़े से खून निकलना हो जाता है, घाव भरने में उसकी अधिक समय लगता है। विटामिन D रिकेटस हो जाता है इसकी कमी के कारण। अस्थियों का मुलायम होकर सिकुड़ जाना, विटामिन D के कारण। कैल्शियम, अस्थियों का दंत क्षय हो जाता है कैल्शियम की कमी के कारण। देखते हैं दांत झड़ने लगते हैं। किसी व्यक्ति को दांत को ऐसे पकड़ के दाब दीजिएगा ना गला को, तो देखिएगा टूट जाता है। किसके कारण? कैल्शियम के कारण। अस्थियों में दंत क्षय हो जाता है। कमजोर अस्थियाँ दंत क्षय का कारण बनती हैं। आयोडीन के घेंघा रोग हो जाता है, कंठ में होगा घेंघा रोग आपको। गर्दन की स्थिति का फूल जाना, गर्दन फूल जाएगा आपको। बच्चों में मानसिक विकलांगता भी हो जाती है। लोहा के कारण अरक्ता रोग हो जाता है और कमजोरी हो जाती है। तो आज देख लीजिए दोस्तों, बेरी कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड, प्रोटीन, विटामिन प्रमुख शब्द है ये, जो आज का प्रमुख शब्द है, इसको याद रखिएगा। क्या है? संतुलित आहार होनी चाहिए। बेरी रोग हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा भी रहनी चाहिए इसमें, वसा भी रहनी, लेकिन ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। खनिज पदार्थ रहने चाहिए। पोषक तत्व, प्रोटीन की आवश्यकता है, जरूरत में रुक्षांश की जरूरत है। स्कर्वी हो जाता है रोग, मंड और विटामिन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, अगर तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़िए NCERT बैच से। कुछ हम आगे बढ़ते, कुछ आप बढ़िए, और 70 BPSC में एक पोस्ट आपके लिए फिक्स कीजिए। दोस्तों कुछ नहीं है, आप एक बार मेहनत कीजिए, अच्छे से मिलेगा। इस बार बहुत अच्छे वैकेंसी भी आने वाली है, तो आप लोग पढ़िए। ऐसे भी मैं ज्योग्राफी अलग से भी पढ़ाऊँगा आपको, अच्छे से पढ़ाऊँगा। आप लोग जुड़ते नहीं है तो फिर पढ़ाने का उतना मन भी नहीं करता है ना। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा तो फिर एक जोश खरोश के साथ BPSC के UPSC पैटर्न पर मैं पढ़ा डालूँ। तो आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कैसा वीडियो लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों कल इकाई 2 आएगी, मतलब चैप्टर 2 आएगा इसका, साइंस का 6ठी क्लास का। इसी तरीके से आपको जब 6ठी खत्म हो जाएगा साइंस का, तो 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं पढ़ाएंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको, फिर ज्योग्राफी, 3 करवा देंगे आपको। मेरे साथ आप जुड़े रहिए, इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपको PT में पास करवाऊँगा अभी फ़िलहाल। उसके बाद आपको मेंस के लिए भी, मेंस का भी पढ़ाऊँगा। फिर अभी आप फ़िलहाल अभी आप PT कर दिए, मेंस में भी आपको काम देगा। मान लीजिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ चैप्टर रहेगा तो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, और ऐसे तो कुछ इसमें से मेंस काम देगा, लेकिन हिस्ट्री में तो PT में दोनों काम करेगा, ज्योग्राफी में दोनों पढ़ा दूंगा, साथ में काम कर जाएगा।